हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे अपनी एक्सरसाइज जो सेकंड थी हमारी डिटर्मिनेंट्स यूनिट की। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए बी सी स्क्वायर प्लस 1 वो हमने किसके बराबर प्रूव करना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर। तो जैसे ये हमें जो डिटर्मिनेंट दिया है इसकी वैल्यू हमने 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करनी है। तो डिफरेंस हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, मतलब ये डिटर्मिनेंट ले लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हमने दिखाना है कि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, ये जब आप डिटर्मिनेंट देख रहे हो तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि अगर आप चाहे रो लो, यह रो ले ली, मान ली आपने ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी और ए सी, ये रो 1 है। तो जैसे अगर आप रो मान लोगे ये वाली, तो इस रो में देखो यहां से यहां पे भी ए है यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए है, इन दोनों से आप क्या कर सकते हो, ए कॉमन निकाल सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1 है। तो क्या आप इस ये जो हमारे पास ये है एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस 1, तो क्या आप यहां से ए कॉमन निकाल सकते हो। अगर आप यहां से ए जब आप कॉमन निकालो तो पीछे यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा ए और आगे यहां पे 1 है तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए, क्योंकि इसको जब आप वापस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1। तो जैसे इस तरह से हम यहां से भी ए निकाल सकते हैं, यहां से भी ए निकाल सकते हैं और यहां से भी ए कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने पहली रो में से ए कॉमन निकाल देना है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, यहां पे आप देखोगे ये जो सेकंड रो है, तो यहां पे भी BC है और यहां पे भी AB है। तो जैसे यहां भी B है और यहां भी B है और ये वाली जो सेंटर वाली टर्म है ये कौन सी है, B स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहां से भी आप सिमिलरली वैसे ही B कॉमन निकालोगे तो यहां पे क्या बचेगा, B प्लस 1 अपॉन बी। सिमिलरली ये थर्ड रो का केस है, यहां पे सी ए है, यहां पे सी बी है और यहां पे सी स्क्वायर प्लस 1 है। तो सारों में जो सी टर्म्स है, यहां भी है सी, यहां भी है और यहां पे भी सी है। तो जब हम यहां से सी इस वाली टर्म में से कॉमन निकालेंगे तो यहां पे बचेगा सी प्लस 1 अपॉन सी। तो जैसे ये वाली टर्म्स हमारी ये बन जाएगी, ये वाली और ये वाली जो टर्म है वो हमारी ये बन जाएगी और बाकी यहां से हम पहले रो में से ए निकाल देंगे, दूसरी वाली रो में से बी निकाल देंगे और तीसरी वाली रो में से सी कॉमन निकाल देंगे। तो जैसे हमारे पास क्या बनेगा वो नेक्स्ट पेज पे आप बच्चों को दिखाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या कर दिया, ए बी सी कॉमन निकाल दिया रो 1 में से, रो 2 में से और रो 3 में से। यही आप बच्चों को मैंने बताया अभी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको। यहां पे देखो आप, ये हमने जब यहां से ए स्क्वायर प्लस ए 1 में से हमने जब ए कॉमन निकालना होगा तो हमारे पास बचेगा ए प्लस 1 अपॉन ए। तो वही हमने लिखा है ए प्लस 1 अपॉन ए और हमने ये वाला ए कॉमन निकाल दिया और यहां से भी ए कॉमन निकाला, यहां बचेगा बी और यहां बचेगा सी। तो वही लिखा है बी और सी। सिमिलरली यहां पे दूसरी रो में से हमने बी कॉमन निकालना है, तो बी कॉमन निकाल दिया तो यहां बचेगा ए और यहां पे बी प्लस 1 अपॉन बी, वही लिखा है बी प्लस 1 अपॉन बी और यहां पे बचेगा सी। तो जैसे यही हमने लिखा है ए बी प्लस 1 अपॉन बी और साथ में सी। और ये हमने ए भी कॉमन निकाल दिया फर्स्ट रो में से, बी हमने कॉमन निकाल दिया सेकंड रो में से और हम थर्ड जो रो है उसमें से हम सी कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे ए बचेगा, यहाँ पे बी बचेगा और यहाँ पे सी प्लस 1 अपॉन सी बचेगा, क्योंकि सी स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर होता है, सी इंटू सी प्लस 1 अपॉन सी। तो ये सी कॉमन निकाल दिया तो सी प्लस 1 अपॉन सी आ जाएगा। तो इस तरह से ये डिस्टेंस ए बी सी प्लस 1 अपॉन सी आ जाएगा। तो डिस्टेंस अब आप बच्चों को ये दिखाई दे रहा होगा कि हमने ए बी सी कॉमन निकाल दिया अपने किसमें से, ये जो हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो थे। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट अब किस तरह का बन गया, इस तरह का डिटर्मिनेंट आ गया। अब स्टूडेंट्स, आप बच्चे यहां पे देख रहे होंगे कि अब हमें क्या चाहिए, वहां पे हमें चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, आप बच्चे यहां पे देखिएगा, ये हमारे पास ए बी सी आ गया कॉमन, यहां पे ए बी सी आ गया। अब हमें इस एबीसी को खत्म करना पड़ेगा, क्यों, ये तो एबीसी आ गया हमारे पास, लेकिन इसको इस तरह से एबीसी खत्म करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 भी आ जाए। तो जैसे इस एबीसी को अगर आपने खत्म करना होगा तो ए बी सी और उसको अगर आप ए बी सी के साथ ही डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। इट मीन से ये डिनोमिनेटर वाला ए बी सी कहां से आएगा, वो आएगा 1 अपॉन ए से, 1 अपॉन बी से और 1 अपॉन सी से। तो रिलेशन ये इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा, मतलब हमने 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। तो रिलेशन अब बताओ आप बच्चे मुझे कि 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी आप कहां से कॉमन निकाल सकते हैं। तो रिलेशन वो आप कब निकाल सकते हैं, अगर हम 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी बनाएंगे ही तो रिलेशन वो हमारे पास कब बनेगा, यहां पे देखो फर्स्ट रो में हमारे पास था a प्लस 1 अपॉन ए, यहां पे है b और यहां पे है c
और डियर स्टूडेंट्स अगर हम ये जो रो 2 है यहाँ पे क्या है, ए है, बी प्लस 1/b है और यहाँ पे क्या है, सी है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, आप चाहे ये वाली रो 1 और रो 3 लेते तो a प्लस 1/a माइनस ए करते, तब यहाँ पे 1/a आ जाता। लेकिन डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लिया हुआ है रो 2, तो रो 2 में क्या है, रो 2 को ऑपरेशन लगाए अगर हम a में से a निकालेंगे तो क्या बचेगा 0, b प्लस 1/b में से हम b माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म बच जाएगी। देखो जब हमने इसको लिख लिया b प्लस 1/b माइनस b, तो ये और ये टर्म कैंसिल, तो हमारे पास कौन सी बचेगी 1/b, तो यहाँ पे 1/b आ जाएगा। यहाँ पे a या स्टूडेंट्स हम इसको भी माइनस कर सकते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और इसको माइनस करेंगे यहाँ पे। देखो आप कोई भी 3 ऑपरेशन लगा सकते हैं, आपने ऑपरेशन क्या लगाने होते हैं, सिर्फ ये है कि रो 1 को आप क्या कर सकते हो, रो 1 माइनस रो 2 लिख सकते हो, या रो 2 को रो 2 माइनस रो 1 लिख सकते हो, या रो 3 को आप रो 3 माइनस रो 1 लगा सकते हो। आप इनमें से कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो, आपने सिर्फ क्या करना है, माइनस करना है किसी एक रो को किसी दूसरी रो में से। तो डियर स्टूडेंट्स जैसे ही आप कोई भी रो, जब हमने ऑपरेशन लगाया यहाँ पे मैंने ले लिया है कि रो 2 को चेंज कर दिया रो 2 माइनस रो 1, तो तब भी हमारे पास आ जाएगी वो वाली वैल्यूज। अगर रो 3 को हमने चेंज कर दिया रो 3 माइनस रो 1 में, तब भी हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स हमने ये वाला ऑपरेशन लगाया, रो 2 को चेंज किया रो 2 माइनस रो 1 में, तो रो 2 हमारी ये थी और इसमें से हमने रो 1 को माइनस किया, इसको माइनस किया है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस a प्लस 1/b। तो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा इस तरह से a माइनस a प्लस 1/b। तो डियर स्टूडेंट जब माइनस से आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा a माइनस 1/b, a और a सॉरी 1/a, a और a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/a, तो माइनस 1/a लिखा है। अब यहाँ पे b प्लस 1/b था, उसमें से इस b को माइनस किया तो हमारे पास 1/b आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने आप बच्चों को बताया b प्लस 1/b माइनस b करते हैं तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस लग जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1/b, तो 1/b ही लिखा है। और सिमिलरली जो c था तो c में से c को माइनस कर देंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। इस तरह से हमारी रो 2 चेंज हो गई। अब हम सिमिलरली रो 3 भी चेंज करेंगे। तो जैसे रो 3 में क्या है, a में से आप a प्लस 1/a को क्या कर दोगे, माइनस करोगे। तो सिमिलरली वैसे ही a यहाँ पे माइनस कर दिया हमने a प्लस 1/a को। तो जैसे हमने इसमें ऑपरेशन लगाया a माइनस a प्लस 1/a, वैसे ही हम इसमें लगाएंगे a माइनस a प्लस 1/a, तो वही हमने लिखा हुआ है। तो वो हमारे पास वैल्यू तब भी हमारे पास क्या बचेगी, माइनस 1/a, तो हमने यहाँ पे माइनस 1/a लिख लिया। अब इस b में से हम इस b को माइनस कर देंगे तो हमें 0 मिलेगा, और इस c जो c प्लस 1/c है इसमें से हम इस c को माइनस करेंगे तो ये c और ये c कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/c बचेगा, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स आप बच्चे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, कौन सा है फर्स्ट कॉलम, ये है हमारे पास फर्स्ट कॉलम, ये है हमारे पास सेकंड कॉलम, और ये है हमारे पास थर्ड कॉलम। तो जैसे आप बच्चे मुझे बताइएगा हमें क्या क्या चाहिए था, हमें चाहिए था, या बच्चों ने लिखा था यहाँ पे 1/a 1/b और 1/c, तो ये 3 चीजें हमें चाहिए थी, तो ये कॉमन निकालनी थी। अब देखो हमें 1/a कहां से मिल सकता है, आप मुझे बताइएगा। तो देखो जब आप ये फर्स्ट कॉलम की बात करते हो इसमें सिर्फ क्या है, a ही a है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस कॉलम में से 1/a कॉमन निकाल सकते हैं। इसमें सिर्फ b है और बाकी 0 भी है, तो हम यहाँ से 1/b कॉमन निकाल सकते हैं। और जो थर्ड कॉलम है इसमें भी सिर्फ c एलिमेंट्स है, तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, 1/c कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे जब आप यहां से 1/c कॉमन 1/a कॉमन निकालोगे फर्स्ट कॉलम में से, तो यही हमने लिखा होगा 1/a 1/b और 1/c हमने कहां से कॉमन निकाल देने हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 में से। तो हमें क्या मिलेगा, तो जैसे ये है हमारे पास कॉलम 1a प्लस 1/a, तो इसमें से अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे कॉमन, हम निकालेंगे 1/a। तो जैसे जब हम यहां से 1/a कॉमन अगर हमें निकालना होगा तो यहां पे क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस 1 आएगा, क्योंकि जब आप इसकी 1/a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, a स्क्वायर अपॉन a प्लस 1/a, ये a कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वापस आ जाएगा a प्लस 1/a। तो वापस मतलब a प्लस 1/a आएगा कब, जब आप 1/a किसमें से कॉमन निकालोगे, इसमें से कॉमन निकालोगे, तो पीछे क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस 1, तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया a स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ से 1/a कॉमन निकालेंगे तो माइनस है यहाँ पे पहले से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा, तो वही हमने -1 लिखा है। तो थर्ड जो है ये वाला एलिमेंट यहाँ पे -1/a है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -1/a कॉमन निकाल, तो पीछे बचेगा -1। और डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो ये एलिमेंट है b, तो ये डियर स्टूडेंट मुझे बताइएगा कि यहाँ से जब हमने 1/b कॉमन निकाल दिया, क्या निकाल दिया, 1/b कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, b स्क्वायर बचेगा, क्योंकि b स्क्वायर इंटू 1/b करेंगे तो वापिस b हमारे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें से यहाँ पे क्या मिला, हमें b स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा, और हमने 1/b कॉमन निकाल दिया। ये हमने लिखा है 1/a, तो ये वाला ये हो गया, 1/b हमारे पास ये वाला b हो जाएगा। अब हम c निकालेंगे किस कॉलम में से,
थर्ड कॉलम में से। तो यहाँ देखो डिफरेंस, सॉरी यहाँ पे हमने बी निकाला, 1/b निकाला तो बी स्क्वायर बच गया, और जब यहां से निकाला तो हमारे पास 1 बच गया, और यहाँ पे ऑलरेडी 0 था तो हम 0 ही लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में से हम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है c 0 और 1/c, तो अब इस c में से जब हम 1/c कॉमन निकालेंगे तो सिमिलरली जैसे b में से 1/b कॉमन निकाला तो b स्क्वायर बचा, अब c में से 1/c कॉमन निकालेंगे तो हमें c स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, और उसके बाद 0 में से हम निकाल सकते हैं कुछ भी कॉमन, तो हमने 1/c वैसे रखा है, और उसके बाद ये 1/c यहाँ था, 1/c जब हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो तीनों कॉलम थे उनमें से हमने 1/a, 1/b और 1/c कॉमन निकाल दिया। अब आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, तो डिफरेंस हमें क्या चाहिए था, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो डिफरेंस वो हमारे पास कहां पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये देखो ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को इसके साथ और इसके साथ ऐड करोगे, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो इन तीनों एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डिफरेंस हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा कॉलम 1 में एलिमेंट है, ये कॉलम 2 में एलिमेंट है, और ये कॉलम 3 में एलिमेंट है, तो मतलब हमें कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करना पड़ेगा। तो जब ये वाला एलिमेंट ऐड करेंगे तो इसके साथ कॉलम 2 में ये एलिमेंट होगा कॉरस्पॉन्डिंग, और इसमें जो कॉलम 3 में ये वाला एलिमेंट होगा, तो इन तीनों एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे। तो जैसे हम ये तीनों एलिमेंट्स ऐड करेंगे, फिर हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब इसको ऐड, इन तीनों को ऐड करेंगे, -1 प्लस 1 और 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट बन जाएगा 0। यहाँ पे भी सिमिलरली इन तीनों को ऐड करेंगे, -1 प्लस 0 प्लस 1, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये एलिमेंट आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0। कॉलम 2 और कॉलम 3 हमारे जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। तो डिफरेंस हमने वही लिखा हुआ यहाँ पे, आप बच्चे देख सकते हैं। तो ये मैंने बताया था आपको, ये कॉलम 1 चेंज होगा तो पहला एलिमेंट हमारा बनेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ये हमने लिखा है, और साथ में दूसरा ये एलिमेंट 0 बनेगा, ये भी एलिमेंट 0 बनेगा। कॉलम 2 और कॉलम 3 हमारा अनचेंज रह गया। तो डिफरेंस इस तरह से। अब आप बच्चे क्या कर सकते हो, इसको अगर कॉमन निकालना चाहो कॉलम 1 में से तो कॉमन भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहां से तो कॉमन निकलेगा, और 0 में से आप कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो, और इस 0 में से भी कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो। तो कॉलम 1 में से आप इसको कॉमन भी निकाल सकते हो, या फिर आप इसको डायरेक्टली एक्सपेंड भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें देखो ये कॉलम 1 है, तो कॉलम 1 में 2 एलिमेंट 0 है और एक एलिमेंट हमारे पास नॉन 0 है। तो आप कॉलम 1 के अलावा इसको एक्सपेंड कर दो। जब हमने इसको एक्सपेंड कर दिया अलॉन्ग कॉलम 1, तो हमें क्या मिला, जब ये वाला एलिमेंट लेते हैं तो ये वाला एलिमेंट कौन होता है, प्लस का, और ये वाला एलिमेंट हमारे पास माइनस का होता है, और ये वाला एलिमेंट प्लस में लिखना पड़ता है। तो डिफरेंस जब हमने ये वाला एलिमेंट देखा तो इसके साथ हम लगाएंगे यहाँ पे प्लस, और ये हमारे पास b स्क्वायर वाला एलिमेंट होगा, हमने रो 1 के अलावा एक्सपेंड करना, हमने किसके, कॉलम 1 के, तो ये वाला कॉलम ले लिया हमने, तो ये वाला एलिमेंट प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, और ये वाला प्लस रहेगा, तो माइनस 0 लिखा है वैसे ही हमने, और साथ में प्लस 0 लिखा है। तो इन 0 के साथ भी आप एक्सपेंड कर सकते हो 2 क्रॉस 2 का एलिमेंट डिटर्मिनेंट लिख के, लेकिन आप बच्चे यहाँ पे ये जो नॉन 0 वाला इसके साथ जरूरी लिखना है। तो जब हमने ये वाला एलिमेंट देखा तो ये वाली रो छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो एलिमेंट कौन से बचेंगे, 1 0 0 1, तो वो हमने लिखे हुए हैं। जब ये 0 की बात करते हो तो आप इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देते हैं, तो ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट लिख के आप इस तरह से -0 यहाँ पे ये वाले एलिमेंट 4 लिख सकते थे। जब आप इस 0 की बात करते हैं तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ के ये वाले जो 4 एलिमेंट आते हैं, तो इस 0 के साथ आप प्लस 0 के साथ ये वाले 4 एलिमेंट लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहो तो लिखो, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो जरूरी नहीं है, लेकिन आप बच्चों को ये लिखना जरूरी होता है। अब डिवीजन ये करोगे तो ये हमारे पास वैसा ही है। अब 1 into 1 करेंगे तो 1 0 into 0 करेंगे तो 0 1 माइनस क्या आ जाएगा 0। तो ये 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट तो एक्सपेंड करना आप बच्चों को आता ही है, बहुत ही आसान होता है। तो इनको हम सिर्फ क्या करते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये 1 into 1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास पहला, फिर उसके बाद इन 2 एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में माइनस साइन निकालते हैं, तो वही हमने किया 1 माइनस 0 आ जाएगा। तो जब डिफरेंस 1 में से 0 निकालेंगे तो 1 ही बचेगा, और 1 के साथ जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। तो इसी को हमने सीधा करके लिखा है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और यही हमारा किसके बराबर था, राइट हैंड साइड के बराबर था। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो डियर इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने आप बच्चों के लिए 15 मिनट लगा दिए हैं। तो आप बच्चों को ये भी अभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो डियर फिर आपके लिए समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, चाहे आप कहीं से भी इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो डियर अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने एक मान ली है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की, 3x3 की, और के ए जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके बराबर होगा। तो हमने बताना है कि जो के ए डिटर्मिनेंट होगा वो हमारा किसके बराबर होगा। तो डिफरेंस आप बच्चों को मैंने ये बताया था, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जब भी कोई रो या किसी कॉलम में एलिमेंट क्या हो, किसी एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम उस स्केलर को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस हम वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमने मान लिया एक 3x3 का डिटर्मिनेंट, अपनी मर्जी से ये मान लिया A B C D E F G H I, तो ये 9 एलिमेंट्स है, इसमें 3x3 ऑर्डर का होगा ये। तो अब डिफरेंट ये हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है इसको अब हमने क्या लेना है,
के ए, किसका डिटर्मिनेंट है के ए का, मतलब के के साथ हमने ए को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे जब हम के के साथ ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, के ए के बी के सी। तो ये आपने मैट्रिक्स में भी पढ़ा होगा, तो वही हमने लिखा है के ए के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के एच और के आई। तो ये हमारे पास 9 एलिमेंट्स हो गए। अब ये डिटर्मिनेंट कौन सा बन गया, के ए। अब डियर स्टूडेंट्स आप बच्चे मुझे बताइएगा कि आप बच्चों को पता है जब किसी रो या किसी कॉलम में कोई एक स्केलर जो कॉमन आ रहा हो तो हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो, चाहे आप कॉलम ले लो चाहे आप रो ले लो, आप कोई भी ले सकते हो। तो अगर हम इसको रो लें तो ये हमारे पास रो पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। तो बताओ ये पहली रो के जो 3 एलिमेंट्स है इन सारों में क्या है, के है, तो हम के कॉमन निकाल सकते हैं। सिमिलरली जो सेकंड रो है वहां पे भी तीनों एलिमेंट्स में क्या है, के है और हम के कॉमन निकाल सकते हैं। सिमिलरली जो थर्ड रो है 1 2 और 3, तो ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं तो इनमें से भी हम के कॉमन निकाल सकते हैं। इसका मतलब फर्स्ट रो में से भी के कॉमन निकालेंगे तो एक बार के आएगा, जब सेकंड रो में से भी के कॉमन निकालेंगे दूसरा के भी आ जाएगा, और जब थर्ड रो में से भी के कॉमन निकालेंगे तो तीसरा के भी आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे ए बचेगा, यहाँ पे बी बचेगा और यहाँ पे सी बचेगा। यहाँ पे दूसरी रो में बचेगा, जब के कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पे बचेगा डी ई और एफ, और जब हमने के कॉमन निकाले तो यहाँ पे बचेगा जी एच और आई। तो जैसे इस तरह से हमारे पास के आ जाएगा, के का क्यूब, और साथ में क्या आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और जो ये था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तो वो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट के बराबर था। तो ये क्या बन जाएगा, के इंटू के आगे आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट, तो वो हमारे पास बन जाएगा के क्यूब ए। तो डिटर्मिनेंट ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, और ये हमने आगे लिखा भी होगा। आप बच्चों को अगर थोड़ी सी अभी समझ नहीं भी आई है तो नेक्स्ट हमने उसको एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, तो आप बच्चे वहां पे देख सकते हैं। तो मैं आप बच्चों को दिखाता हूं। तो देखो यही हमने लिखा है कि जो हमने फर्स्ट रो में से, सेकंड रो में से और थर्ड रो में से क्या किया है, रो 1 रो 2 और रो 3 में से हमने के कॉमन निकाला है। तो के इंटू के मतलब तीनों रो में से के निकाला, एक पहली में से, ये दूसरी में से और ये तीसरी में से, तो ये हमारे पास ये वाला डिटर्मिनेंट बच गया। अब यही डिटर्मिनेंट किसके बराबर था, ए डिटर्मिनेंट के बराबर था जिसको हमने लेट किया था। तो जैसे ये हमारे पास क्या आ गया, के क्यूब ए डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब जो के ए का डिटर्मिनेंट होता है वो हमारे पास के क्यूब ए के बराबर आता है। जब हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट होगा वो किस ऑर्डर का होगा, 3 ऑर्डर का होगा। तो जो के ए का डिटर्मिनेंट वो हमारे पास होता है के क्यूब ए डिटर्मिनेंट। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चे बता सकते हैं। देखो डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होती है मुझे बताइएगा। तो ये गलत है क्योंकि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती। उसके बाद देखो स्क्वायर मैट्रिक्स एक अलग चीज है, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एम और एन दोनों क्या हो बराबर, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और डिटर्मिनेंट तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरे पार्ट में क्या है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ मैट्रिक्स, कि डिटर्मिनेंट एक ऐसा नंबर है जो उस मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट होता है। मतलब कोई एक मैट्रिक्स होगा तो उसका एक यूनिक क्या होगा, डिटर्मिनेंट एक नंबर होगा। तो जैसे ये हमने शायद पढ़ा था। तो उसके बाद हमारे पास क्या था, डिटर्मिनेंट इज एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मुझे बताइए यहाँ पे देखो, अब इन दोनों में फर्क भी आप बच्चों को पता चल गया होगा। यहाँ पे दिया सेकंड पार्ट में डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद टू अ मैट्रिक्स, कि ये एक मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट होता है। और हमें दिया थर्ड पार्ट में डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, डिटर्मिनेंट सॉरी इज, यहाँ पे भी नंबर आना था शायद, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट होता है। मतलब वो डिटर्मिनेंट किस मैट्रिक्स का के साथ हमारा लिंक होता है, वो किसके साथ होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। तो डिफरेंस आप बच्चों को जब मैंने डिटर्मिनेंट वाला यूनिट पढ़ाया था तो आप बच्चों ने वहां पे देखा होगा कि जब भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वो हमारा हमेशा किसका होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा किस ऑर्डर का आएगा, 3x3 का, 2x2 का या 1x1 का। तो इस तरह से जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा किस मैट्रिक्स का होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं। तो जो डिटर्मिनेंट होता है वो एक ऐसा नंबर आता है, क्योंकि जब भी हमने लास्ट में कोई वैल्यू देखते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वो क्या आता है, कोई स्केलर ही आते हैं। तो जैसे वो हमारे पास कोई एक नंबर आएगा या रियल नंबर आएगा, कुछ भी आएगा, वो क्या आएगा, स्केलर ही आएगा। तो जैसे वो हमारे पास क्या होता है, किसके साथ एसोसिएट होता है वो डिटर्मिनेंट, हमारे पास वो जो नंबर आता है डिटर्मिनेंट का, सॉरी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है वो किसके साथ एसोसिएट होती है, मतलब किसकी निकाली होती है हमें, वो हमने हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की निकाली होती है, ना कि किसी मैट्रिक्स की। देखो जब मैट्रिक्स की बात करते हो तो मैट्रिक्स में आप कोई भी ऑर्डर की ले सकते हो, लेकिन जब हमने स्पेसिफाई कर दिया स्क्वायर मैट्रिक्स में तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन ही हमारा सही होगा, कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा किसके साथ एसोसिएट होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही एसोसिएट होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो डिटर्मिनेंट होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही एसोसिएट होता है। और ये हमारा जो ऑप्शन सी होगा, तो यहां पे आप लिख भी सकते हो ऑप्शन सी, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं अपना एक नया कंसेप्ट। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को एक बात मैं बता दूं, अगर आप बच्चों को ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ इन लेक्चर्स को शेयर करो ताकि वो बच्चे भी इन लेक्चर्स का फायदा उठा सके।
तो अब हम देखते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल का एरिया क्या चीज है। अब डियर स्टूडेंट देखो, ऐसे तो ट्राइंगल का एरिया आपने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा कि जब हमारे पास कोई 3 पॉइंट्स हो, जैसे सपोज 1 2 3, तो अगर किसी एक प्लेन में मतलब एक्स वाई प्लेन में ये 3 पॉइंट्स हो, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो आपको ये फॉर्मूला आता ही होगा। तो जैसे जिन बच्चों को नहीं आता है, अभी भी 10th क्लास में आपने बच्चों ने पढ़ा होगा, तो जिनको अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम कहीं आती है तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो वहां पे मैंने अच्छे से फॉर्मूले आप बच्चों को एक बताए हुए हैं, तो आप बच्चे वहां पे फॉर्मूले देख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। और वहीं पे ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है जिसमें हमें 3 पॉइंट्स दिए हों किसी प्लेन में, तो उसका हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। अब डिस्टेंस यही हमने यहाँ पे भी लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्सेस आर, कि ऐसा ट्राइंगल जिसके वर्टेक्सेस हमें दिए हों x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो उसका एरिया हमारे पास किस तरह से होता है, वो हमारा फॉर्मूला होता था एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये हमारा फॉर्मूला होता था एरिया फाइंड करने का, किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ये पढ़ा होता है 10th क्लास में। अब डिस्टेंस लेकिन है जब हमने इसी को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है, किसमें, किसकी फॉर्म में, मतलब डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग अगर हमने एरिया निकालना है किसी ट्राइंगल का, मतलब उसके हमें 3 वर्टेक्सेस दिए गए हैं और हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट यूज करें तो हमें किस तरह से वो लिखना होगा। तो डिस्टेंस वो हमारे पास एरिया किस तरह से बन जाएगा, जब हमारे पास 3 पॉइंट होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो हम क्या करेंगे, उस एरिया को किस तरह से लिखेंगे, जो 1/2 मतलब वो डिटर्मिनेंट हमारे पास, ये यहाँ पे क्या लिखा है, ये हमने लिखा है डिटर्मिनेंट, और वो डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा, मतलब ये एरिया किसके बराबर आएगा, डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा, और वो डिटर्मिनेंट क्या होगा 1/2, मतलब उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है 1/2 के साथ। और हम लिखेंगे जो पहले पॉइंट x1 y1, तो वो हम इस तरह से लिखेंगे x1 y1, यहाँ पे x2, यहाँ पे y2, यहाँ पे x3 और यहाँ पे y3। तो हमने ये तीनों पॉइंट्स लिख लेने हैं, पहला यहाँ पे लिख लेना है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख लेना है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख लेना है। तो ये हमने ये पॉइंट्स लिख लेने हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब डिस्टेंस उसके साथ हमने क्या लिख लेना है 1 1 और 1। तो डिस्टेंस इस तरह से ये जो हमारा एक्सप्रेशन होगा, ये जो डिटर्मिनेंट होगा, यही किसकी वैल्यू देगा, हमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू देगा। तो डिस्टेंस इस तरह से आप ये कर सकते हो। अगर आप बच्चों को अगर लग रहा है कि हाँ भाई ये मुझे पता नहीं चल रहा कि ये कैसे हो रहा है, तो जैसे आप इसको कर भी सकते हो। देखो, अगर आप इसको इस तरह से एक्सपेंड करोगे x1 x2 और x3 के अकॉर्डिंग, मतलब कॉलम 1 के अलॉन्ग, तो यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है और यहाँ पे x3 है, तो इसके अलॉन्ग अगर आप एक्सपेंड करके देखोगे तो आपका यही फॉर्मूला वापस आ जाता है। 1/2 ये पहले से लगा हुआ है, और जब आप इस डिटर्मिनेंट को इस तरह से इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करो तो आप ये वापस भी फाइंड कर सकते हो। आई होप आप बच्चों को ये समझ आ ही जाएगा। तो डिस्टेंस अगर आप बच्चों को नहीं भी समझ आता है तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, मतलब x1 इंटू y2, और यहाँ पे आएगा ये देखो x1, जब ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो y2 1 y3 1 आ जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा। फिर जब आप x2 की बात करते हो तो आप x2 लिखोगे, उसके साथ माइनस लगाया होता है, फिर उसके बाद क्या आता है, ये वाली ये रो छोड़ देते हैं, ये रो ये कॉलम छोड़ देते हैं, तो y1 1 और y3 1 आता है, y1 1 और y3 1 आता है। तो इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो। फिर सिमिलरली x3 का केस लेते हैं, तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देते हैं, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट आते हैं, मतलब यहाँ पे जब आप x3 लिखोगे उसके बाद प्लस लगा होता है, तो यहाँ पे आएगा y1 1 y2 1। तो डिस्टेंस इस तरह से आप ये भी फाइंड कर सकते हो। तो डिस्टेंस अगर अभी भी आप बच्चों को ये पता नहीं चला है कि इसके साथ हम प्लस, इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस क्यों लगाते हैं, तो डिस्टेंस आप प्रीवियस लेक्चर अगर देखे होंगे आप बच्चों ने, अगर डिटर्मिनेंट वाला पूरी की पूरी प्ले लिस्ट आप बच्चों ने देखी होगी, तो आई होप आप बच्चों को कहीं भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली किसी एक सोचा कि हाँ भाई हमें ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आपको ये समझना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप बच्चों को पता है अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हो तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, मतलब अगर आपको डायरेक्टली ही अगर आपको 10th क्लास में चला दिया जाए, अगर एक छोटा बच्चा था उसको अगर आप फर्स्ट सेकंड में नर्सरी में उसको एडमिशन ना दो, उसको यूजी में मतलब यूकेजी होता है उसमें एडमिशन ना दो, या एलकेजी में एडमिशन ना दो, उसको डायरेक्टली आप अगर 5th क्लास में एडमिशन दे दो, क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा? तो इसीलिए आप बच्चों को जब भी कोई काम स्टार्ट करना है तो आपको अपने स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना है। तो जब आप स्टार्ट से किसी भी काम को स्टार्ट करे हुए, शुरू से लेके अगर कोई काम स्टार्ट करोगे और अच्छे से उसको ध्यान से देखोगे, तो आपको कोई भी सफलता पाने से रोक नहीं सकता। तो इसलिए जब भी आप कोई भी लेक्चर देखते हो तो ये नहीं करना है कि हाँ भाई बीच में से कोई लेक्चर देख लिया, उस पूरी प्लेलिस्ट को देखोगे, पूरा यूनिट जब आप देखोगे तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता समझने से, आपको समझ आएगी ही आएगी। तो अब आप बच्चों को मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। ये था हमारा एरिया का फॉर्मूला। तो हम क्या लिखते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 और यहाँ पे 1 1 1। अब हमारे पास नोट क्या है,
ये हमारे पास नोट में है कि हमें ये चीज याद रखनी है कि जब हम एरिया क्या होता है हमारे पास हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, एरिया हमेशा क्या होती है पॉजिटिव वैल्यू होती है। लेकिन जब आप डिटरमिनेंट का केस देखते हो तो वहां पे आपके पास प्लस में भी आंसर आ सकता है और माइनस में भी आंसर आ सकता है, लेकिन एरिया एब्सोल्यूट मतलब एरिया क्या होती है पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। इसलिए हमें अगर सपोज आपकी वैल्यू आ रही है किसी की -6 तो आपको ये -6 नहीं लेना है, आपको सिर्फ 6 लेना है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है उसकी, मतलब उसके साथ साइन कोई भी नहीं लेना है, आपको क्या लेना है पॉजिटिव ही मानना है उसको। मतलब जो भी वैल्यू आएगी अगर हमारे पास +6 आ रहा है तो आपका वो तो वेल एंड गुड है, मतलब पॉजिटिव ही आ रहा है। अगर -6 आ रहा है तो आपको क्या लेना है तब भी 6 ही लेना है। इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसकी मॉडुलस वैल्यू ही लेनी है, मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। तो ये होता है हमारे पास एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, इसलिए हम डिटरमिनेंट की हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेते हैं। उसके बाद इफ एरिया इज गिवन, अगर हमें एरिया दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, अब डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, हाँ भाई डिटरमिनेंट में कोई हमें सपोज ये पॉइंट दे दिए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, लेकिन इनमें से कोई पॉइंट ये हमारे मान लिया ये y2, तो y2 को हमने वैसे ही रख दिया हो, यहाँ पे हमने k लिख लिया हो, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। तो जैसे जब हमने यहाँ पे k लिख लिया होगा और हमें पूछा होगा k की वैल्यू फाइंड करो, अगर इन वर्टेक्सेस के द्वारा बनाया गया जो ट्राइंगल है उसका एरिया कुछ दिया गया हो, बोल दिया गया होगा भाई 4 स्क्वायर यूनिट है, तो जैसे आपने उस टाइम सिर्फ 4 नहीं लेना, उस टाइम आपने क्या लेने हैं दोनों साइन लेने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने देखा होगा जब हमारे पास -6 आएगा तब भी हमने उसको 6 लिया होता है और जब हमारे पास +6 आएगा तब भी हमने उसको 6 लिया होगा। इसका मतलब अगर हम एरिया नेगेटिव वाले का भी पॉजिटिव ले रहे हैं और पॉजिटिव वाले डिटरमिनेंट का भी पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इसका मतलब जब हमने एरिया हमें दिया गया होगा तो हमें उस टाइम दोनों वैल्यूज लिखना पड़ेंगी। तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे उस टाइम जब हम डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन करनी होगी डिटरमिनेंट में से, तो हम क्या करेंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों लिखेंगे। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय द 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। और डियर स्टूडेंट्स ये भी आप बच्चों ने कंसेप्ट पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कोई 3 कोलिनियर पॉइंट्स हो, और कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में भी आप बच्चों ने 10th क्लास में पढ़ा होता है कि ऐसे पॉइंट्स जो सेम लाइन पे लाई करते हैं, मतलब अगर एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है और तीसरा पॉइंट भी अगर यहीं पे आ रहा है तो इट मींस ये तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर पॉइंट्स है, क्योंकि ये सेम लाइन पे आ रहे हैं। और डिफरेंस अगर ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन बना रहे हैं तो क्या ये ट्राइंगल बना रहे हैं, इसका मतलब ये इनमें से तो कोई ट्राइंगल बन रहा ही नहीं है, और इसका मतलब इनके अंदर कोई एरिया आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब उसका एरिया क्या होता है 0। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स, अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स के साथ हम बोले कि कोई एक ट्राइंगल बन रहा है तो उसका एरिया हमारे पास क्या रहता है 0 रहता है। तो डियर आई होप आप बच्चों को ये लेक्चर बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। तो डियर अगर आप बच्चों को लेक्चर पसंद आते हैं, ये सब कुछ समझ आ रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है, अगर आप बच्चों को लगता है कि हाँ भाई हम अगर इनको फॉलो करेंगे इन लेक्चर्स को तो हम अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने जो थंबनेल चढ़ाया होता है तो डियर वहां पे लिखा है 100 आउट ऑफ 100, तो इसका मतलब यही है कि डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने के लिए पढ़ाया जाएगा। आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा, हर एक क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, हर एक कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा, हर एक डेफिनेशन पढ़ाई जाएगी, ताकि आप बच्चे 100 में से 100 मार्क्स लेकर ही रहें। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से अब आप बच्चों को समझ आ गई होगी कि इन लेक्चर्स को आप अगर आप पढ़ोगे तो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो डियर फ्रेंड्स अगर लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर डालिएगा। जिन बच्चों को भी पता है कि हम कमेंट कहां लिख सकते हैं, तो आप बच्चों को पता होता है कि वीडियो के नीचे वहां पे कमेंट्स लिखा होता है, वहां पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे आप अपना कमेंट दे सकते हो, मतलब फीडबैक डाल सकते हो। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स प्लीज इन लेक्चर्स को वहां पे शेयर बटन भी होता है, शेयर पे क्लिक करोगे तो आप इन लेक्चर्स को बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि जो भी बाकी स्टूडेंट्स होंगे वो भी इन लेक्चर्स का फायदा फिर उठा सकेंगे। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, और साथ में जब आप सब्सक्राइब कर लेते हो रेड बटन होता है वहां पे सब्सक्राइब लिखा होता है, उस पर जब आप क्लिक करोगे उसके थोड़े से आगे जब जैसे ही वहां पे सब्सक्राइब लिखा जाएगा तो उसके बाद वहां पे क्या आ जाती है, एक बेल आइकन आ जाती है। जब वहां पे बेल आइकन आती है तो उस पर क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो डियर आप बच्चों को ये तो चैनल मालूम ही है, ये यूट्यूब पे चैनल कौन सा है, प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर माई सेल्फ रोहित खजुरिया, मैंने ये लेक्चर जो बनाता है वो कौन है, रोहित खजुरिया, आप बच्चे मुझे जानते ही होंगे। तो डियर ये मेरा जो नाम है रोहित, तो उसी के नाम पे मैंने ये चैनल भी बनाया हुआ है प्रिसेप्टर। तो डिस्टेंस जब भी आप YouTube पे सर्च करोगे, क्रोम पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे अगर प्रिसेप्टर रोहित, तो डिस्टेंस आपको ये चैनल सबसे पहले नंबर पे मिलेगा, और वहां पे जरूर सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।